हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट प्ली हमारी एनालिसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में अराइज भी हो जाते हैं। सो इसके अंदर आपको पता है कि जो एनालिसिस, 3 टाइप के एनालिसिस इसके अंदर किए जाते हैं: इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। सो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो देखिए सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, है ना। सो हम एक इन्वेस्टर के पर्पज से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इन्वेस्टर जो है वो शेयर मार्केट में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो जनरली वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है। ये है मिस्टर ए, तो ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, ठीक है, मिस्टर ए, और इन्वेस्ट कर रहे हैं ये शेयर मार्केट में। ही इज़ एन इन्वेस्टर। सो अब देखिए, ये अगर मार्केट में है तो ये क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या करेंगे ये स्टॉक मार्केट में। सबसे पहली बात, या तो ये किसी शेयर को फर्स्ट नंबर पे, या तो ये किसी शेयर को खरीदेंगे, राइट, बाय करेंगे, या इनके पास जो ऑलरेडी शेयर है ये उसे क्या करेंगे, सेल करेंगे। या थर्ड नंबर पे क्या कर सकते हैं कि जो इनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, ये जो भी उन्होंने जो भी सिक्योरिटीज़ जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट में प्रेजेंट में हैं उसे ये होल्ड करके रखेंगे, राइट। सो इन तीनों चीज़ों के अलावा ये क्या काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। या तो ये खरीदेंगे, या तो ये बेचेंगे, या जो ऑलरेडी है उसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जब इन्हें कन्फ्यूज़न हो गया या जब इन्हें लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है मार्केट में। सो देखिए, अब तीन ही काम ये कर सकते हैं। सो अगर ये खरीदने की बात कर रहे हैं किसी स्टॉक को, जो हम पहला पॉइंट की बात कर रहे थे, जब हम स्टॉक को बाय करने की बात कर रहे हैं तो आपको कब स्टॉक को बाय करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप खरीदें तो किसी भी स्टॉक को आप कब खरीदें, उसके बाद आप कौन सा खरीदें, राइट, कब खरीदें, कौन सा खरीदें, सो और किस स्टॉक को आप होल्ड करके रखें प्रेजेंट में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इन सब चीज़ों में एनालिसिस लगता है, कब खरीदें, कौन सा खरीदें, किसे बेचें, और आप कितने टाइम तक किसे होल्ड करके रखें। सो अब जो दो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे इन सब चीज़ों से निकल के आते हैं, वो क्या आते हैं, वो आते हैं कि आपको कौन सा शेयर खरीदें और कब खरीदें, ठीक है। जब आप खरीदने की बात कर रहे हैं तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि कौन सा शेयर खरीदें, एंड सेकंड थिंग आप क्या कहेंगे कि उसे आप कब खरीदें। लेकिन जब आप सेल करने की बात कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ एक टाइमिंग कि आप उसे कब सेल करें, है ना, कि मार्केट में वो कब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। सो बाय करते टाइम, हाँ, और फंडामेंटल एनालिसिस का क्या बात करता है, वो बाय करने के टाइम के बारे की बात करता है कि जब आप शेयर को खरीद रहे हैं तब आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। सो हमने क्या कहा था कि बाय करते टाइम शेयर को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सा शेयर खरीदें और कब खरीदें। सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस 2 टाइप का होता है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। जब बाय करते टाइम आपको कौन सा शेयर खरीदना है, जब आप बाय कर रहे हैं आपको कौन सा शेयर खरीदना है, आपको इसमें क्या रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है। इसके लिए सिक्योरिटी एनालिसिस किया जाता है, और सिक्योरिटी एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो आज इसी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम फंडामेंटल एनालिसिस को क्यों हम पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी इन्वेस्टर को इसकी कितनी ज़्यादा होता है, बिकॉज वो कंफ्यूज है कि उसे कौन सा शेयर खरीदना है और उसे कब खरीदना है, कब बाय करना है, इन सब चीज़ों के लिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो क्या मतलब हुआ, देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। सो इसका मीनिंग देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपली मतलब हुआ शेयर को फंडामेंटली एसेस करना, यानी कि आप उसके फंडामेंटल्स को देख रहे हो, फंडामेंटली आप उसे एक्सेस कर रहे हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। सो अब इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं जब हम, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो अब बात आती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ना। सो देखिए, यहाँ देखिए, ये आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। किसी स्टॉक को होल्ड करने पर आपको फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज मिलेंगे, आप कोई भी स्टॉक है, कोई भी शेयर है, आपने उसे होल्ड कर रखा है, क्यों होल्ड कर रखा है, क्योंकि आपको बाद में कि सेल करो तो उसे पैसा मिले, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो, या फिर टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड भी रिसीव होता रहे। सो आपको कैश मिल रहा है ना,
फ्यूचर में जो भी आपको मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में मिले जाए, चाहे आपको कैश कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिले। सो इन सब की ये जो सारे कैश फ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है उसकी वैल्यू आज के टाइम में कितनी है ना। सो वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। फ्यूचर में मिलने वाली सारी कैश फ्लोज की अगर हम वैल्यू प्रेजेंट में निकालते हैं तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू कही जाती है। सो ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का मीनिंग। इसके अलावा और देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा मीनिंग। फंडामेंटल एनालिसिस अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज सो दैट द इन्वेस्टर कैन डिसाइड टू बाय और नॉट टू बाय द सिक्योरिटीज द करंट मार्केट प्राइस। सिंपल सी इसमें काफ़ी बात लिखी हुई है। इन्वेस्टर को डिसाइड करना है, इन्वेस्टर को क्या डिसाइड करना है कि वो शेयर को खरीदे या ना खरीदे। दो ही काम करेगा, तो खरीदेगा या किसी शेयर को या नहीं खरीदेगा, किस पे, करंट मार्केट प्राइस पे। सो इसके लिए वो क्या करता है, फंडामेंटल एनालिसिस उसे करना पड़ता है ताकि वो ट्रू वैल्यू, सिक्योरिटीज़ की ट्रू वैल्यू क्या है उसे पता लगाए। ठीक है, सो ये हुआ इसका मीनिंग। अब हम बात करेंगे इसका, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने इसका इंट्रो पढ़ा, उसके बाद इसका मीनिंग पढ़ा, सो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। सपोज़ कीजिए कि आपको हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यूएसए का। ठीक है, यूएसए की एक कंपनी है। सो उसमें आपको हम किसी के ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे इसके एग्जांपल की। एग्जांपल में क्या है कि आपको यूएसए की, सपोज़ कीजिए कि आपको उसके किसी एफएमसीजी सेक्टर के शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यूएसए की किसी एफएमसीजी इंडस्ट्री में। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले क्या एनालाइज करोगे, आप करोगे कि आपको यूएसए में इन्वेस्ट करना है। तो पहले आप देखोगे कि उस जो यूएसए में कंडीशंस क्या चल रही है, यानी कि वहाँ पे किस टाइप की कंडीशंस चल रही हैं। जब आप ये सारा उसका सिनेरियो देखोगे, यानी कि आप पूरा, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री वहाँ की क्या परफॉर्म कर रही है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री बहुत सारी होती है, जैसे एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल्स है, आईटी है, डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं। सो उसमें भी आप एफएमसीजी में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद आप एफएमसीजी में डिफरेंट कंपनी है, जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारी है जो भी आपको पता है, ब्रिटानिया और ये सब। सो उसमें भी आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आप देखोगे कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है अपनी सेक्टर में। सो इस तरीके से आपने यूएसए का एनालिसिस किया। सो जब आप यूएसए का एनालिसिस कर रहे हो, तो यानी कि आप किसी इकोनॉमी को देख रहे हो, इकोनॉमी को एक्सेस कर रहे हो, तो ये हो गया इकोनॉमी एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आपने उस एफएमसीजी सेक्टर को आप एसेस कर रहे हो कि वो कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का एफएमसीजी सेक्टर। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद आप पर्टिकुलरली एक कंपनी की बात करें, जैसे हमने ब्रिटानिया की बात करी थी। सो अब आप ब्रिटानिया कंपनी की सिचुएशन देख रहे हो कि वो कंपनी अपने सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है। सो आप जब वो कंपनी की बात करोगे, उस कंपनी के सिनेरियो देखोगे, तो वो हो जाएगा आपका कंपनी एनालिसिस। तो इस तरीके से आप 3 अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। इसको इसी वे में पढ़ सकते हैं आप। अगर आप इसको इस वे में पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाया जाएगा, पहले इकोनॉमी एनालिसिस किया ना आपने, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस, फिर कंपनी एनालिसिस। तो ये कही जाती है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, ये आपकी टॉप डाउन अप्रोच होती है। इसके बाद आप इसे रिवर्स भी करते हैं तो अप अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, जनरली, लेकिन हम इसको इसी में पढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस की इकोनॉमिक एनालिसिस आपका है क्या। इसमें क्या किया जाता है, मैंने आपको पहले कहा, इकोनॉमी को आप एक्सेस कर रहे हो। इसमें किसी भी इकोनॉमी की एसेस किया जाता है। अब आप एसेस करोगे कैसे, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। और क्या किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाते हैं। देखिए इन तीनों एनालिसिस में हम फैक्टर्स से देखेंगे। आपको इकोनॉमी का एनालिसिस करना है। अब मैंने तो कह दिया कि अब यूएसए की इकोनॉमी को देखो कि वो कैसे है, क्या परफॉर्म कर रही है। तो कैसे देखोगे, तो आप वहाँ पे कुछ फैक्टर्स को देखोगे। सो वो फैक्टर्स क्या है, तो वो हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक इन पास्ट, की यूएसए जो है पास्ट कुछ ईयर्स से वो कैसा परफॉर्म कर रही है उसकी इकोनॉमी। सो आप वो देखोगे उसकी परफॉर्मेंस। देन सिचुएशन प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या परफॉर्म हो रहे हैं उस इकोनॉमी में, क्या हो रहा है। एंड फ्यूचर ग्रोथ, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी यूएसए की फ्यूचर ग्रोथ में। सो इकोनॉमी एनालिसिस में ये सब देखा जाता है। सो अब बात करते हैं हम उन फैक्टर्स की, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फैक्टर जो एसेस किए जाते हैं इकोनॉमी एनालिसिस में, तो वो कौन से। सबसे पहले देखो जीडीपी। कोई भी देश, आपको पता है, हम हमेशा किसकी बात करें, जीडीपी की, उसकी परफॉर्मेंस देखने की। जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, होता है क्या, सम होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो भी आपकी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही है, गुड्स प्लस सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी कंट्री में, उसके लिए। ठीक है, सो अगर आपकी जीडीपी हाई है,
किसी भी देश की अगर जीडीपी हाई है तो क्या कह देते हैं कि वो बेटर है उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छी है। सो इस तरीके से आप ले सकते हैं कि उसकी जीडीपी कैसी जा रही है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, इन्फ्लेशन। टू मच इन्फ्लेशन वेरी बैड एंड डिफ्लेशन इज़ आल्सो वेरी बैड। तो देखो सिचुएशन तो देखिए दोनों ख़राब होती है। इन्फ्लेशन कह लीजिए चाहे आप डिफ्लेशन कह लीजिए, दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो दोनों ख़राब होते हैं आपकी इकोनॉमी के लिए। बट इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है हर इकोनॉमी के लिए। ए लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ वेरी नेसेसरी। सो उसके अकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करिए। नेक्स्ट आते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व देखो, फॉरेक्स रिजर्व में अगर आप बात करेंगे 1991 की, तो तब क्या हुआ था 1991 में इंडिया की हम बात करेंगे, तब इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व थे ना बहुत कम थे। तो यानी कि जनरली जैसे कि आपको पता है कि हम अर्न करते हैं तो हम अपने घर में भी कुछ पैसा जो है वो बचा के रखते हैं कि एक्सपेंसेस के लिए, और कई बार इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ जाए तो हम उसे मीट कर सकें। सो एक कंट्री भी अपनी मनी सेव करके रखती है तो उसे वो फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। सो उस टाइम 1991 में हमारी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम जो थे वो लेके आए थे। आपको पता है कि अगर हम एलपीजी लेके आए थे, लेकिन अगर एलपीजी नहीं लाते, अगर हम उन्हीं सेम पॉलिसीज़ के साथ अगर हम चलते तो आज आप समझ सकते हैं कि इंडिया की सिचुएशन क्या होती। ठीक है। सो हाई फॉरेक्स रिजर्व अगर किसी भी कंपनी के, तो वो क्या है हाई फॉरेक्स रिजर्व, मतलब उस कंपनी की जो कंट्री की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखा जाता है। सो कहा जाता है एक्सपोर्ट जो है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, इंपोर्ट के कंपैरिजन में। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ये फैक्टर्स है, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को देखा जाता है। एंड नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को। देखो जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ये इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड का क्या मतलब होता है कि अब इंडस्ट्रीज़ की अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ही बन जाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है तो कंपनी सोचेगी कि हम वहीं जाके, कोई भी इंडस्ट्री सोचेगी वहीं जाके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखी जाती है इंटरेस्ट रेट। आप देख सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में कि क्या इंटरेस्ट रेट है, तो क्या इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे ये देखेंगे आप। ये उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर की, वहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जनरली जब हम किसी देश में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, या दूसरी कंपनीज भी अगर इंडिया के में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ देखती है यहाँ पे, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर की अवेलेबिलिटी के अलावा वो यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन कंपनी पर एनफोर्स होने होते हैं। सो ये भी जो है एक मेजर फैक्टर है जो कि एसेस किया जाता है इकोनॉमी एनालिसिस के टाइम। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर एंड मानसून, ये भी देखा जाता है। जैसे जिस आप इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं इसके अंदर क्या आएगा कि तो वो क्या इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को खुद मेट कर सके, यानी कि जो उसका फूड सप्लाई है, क्या उसके देश की पॉपुलेशन जितनी है वो क्या उसकी फूड प्रोडक्शन से सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, क्या उसके लिए उसे भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। सो ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक एनालिसिस करते टाइम देखी जाती हैं। राइट, तो ये थे फैक्टर्स। उसके अलावा आप देख सकते हैं टेक्निक्स बहुत सारी यूज़ की जाती है इकोनॉमी एनालिसिस में। कौन कौन से सर्वे की टेक्निक यूज़ की जाती है, इंडिकेटर अप्रोच यूज़ की जाती है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच यूज़ की जाती है, डिफ्यूज़न इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं। आप इसके बारे में जस्ट ब्रीफ में आप एग्ज़ाम में बता के आ सकते हैं। सर्वे किया जाता है कि अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, यानी कि देखो बजट जब आता है ना तो एक आइडिया मिल जाता है कि अब नेक्स्ट ईयर में कुछ प्रिडिक्ट करते हैं जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं कि क्या होने वाला है। स्पेंडिंग हैबिट्स देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वो सब मॉडल्स देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो ये सब सर्वे में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच की, तो इसमें बहुत सारे स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल हम बात कर रहे हैं इसकी तो इसके अंदर काफ़ी सारी मैथमेटिकल और स्टैटिक्स टेक्निक्स यूज़ की जाती है। इसके अंदर जीएनपी को फोरकास्ट किया जाता है। सो इन सब के बारे में आप 2 to 3 लाइन्स में मेंशन करके आ सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम बात करते हैं अब आगे अपना बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच की, क्योंकि इसके अंदर 3 ये कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अराइज हो जाते हैं कि क्या होते हैं बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच की बात करें। सो देखिए जब आप मल्टीपल टाइम सीरीज़ को एक्सेस करते हैं ना, सो ये इंडिकेटर अप्रोच होती है। सो देखिए इसके लिए हम बात करते हैं कि जब हमारे दिल्ली में पहले मेट्रो नहीं थी, तो जब मेट्रो को लाने की बात कही गई थी या जब उसका प्रपोजल पास हुआ था, सो उस टाइम पे कितने सारे लोगों को इंडिकेटर मिला था कि अब दिल्ली में ग्रोथ होने वाली है। तो क्या था कि जो भी वहाँ पे एंटिटीज़ थी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती थी वो एक्टिव हो गई कि अब जो है हमें इसका काम करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी
मिलने लग जाएगा। जो भी पर्सन इस टाइप की लाइन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो बहुत सारे काफ़ी सारे खुश हो गए थे, यानी कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, यानी कि अब यहाँ पे सीमेंट, स्टील, आयरन, ये सब उनको इंडिकेटर मिल गया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो दिल्ली में कंज्यूम होगा, है ना। सो एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ हमें आइडिया मिलने लगा कि नेक्स्ट इतने सालों में जो इस आपका एरिया है, इसके अंदर जो एक्सपेंसेस जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे और आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसी बेसिस पे बात करी जाती है 3 इंडिकेटर की, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तो सबसे पहले आते हैं लीडिंग इंडिकेटर। देखो लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट अनाउंस नहीं हुआ बट आपको ना इंडिकेशन मिल गए आपके ग्रोथ से रिलेटेड, कोई भी इवेंट अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं, मॉनसून अब किस साल अच्छी बारिश होगी, किस साल अच्छी बारिश नहीं होगी, ये पता नहीं चलता है। मॉनसून जब आता है तभी आपको पता चलता है कि आपका एग्रीकल्चर कैसा होगा, तो ये होता है लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। उसके इसका दूसरा नाम होता है एडवांस इंडिकेटर, भी आप इसको कह सकते हैं। फिर आता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट हो गया लेकिन हमें बाद में समझ आया कि डिमांड इस तरीके से फोरकास्ट होनी थी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डीमोनेटाइजेशन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो आप लैगिंग इंडिकेटर का ले सकते हैं वो डीमोनेटाइजेशन है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता है किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये चीज़ अचानक से हो गई, ये भी नहीं कि पहले अनाउंस हुआ फिर बाद में कुछ हुआ, ये चीज़ अचानक से हुई, लेकिन हमें बाद में समझ आया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा या इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा, है ना। सो ये हो गया आपका लैगिंग इंडिकेटर। फिर क्या बच गया, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट आपको पता है जैसे कि साथ साथ चलते हैं, जैसे कि आपको देखा होगा जब आपका पॉलीथीन बैन हुआ था। सो जब पॉलीथीन बैन हुआ था तो पॉलीथीन का सब्स्टिट्यूट बनाने वाली जो कंपनीज़ है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो डिमांड को फोरकास्ट करें, यानी और इनफैक्ट जो खुद पॉलीथीन कंपनी बनाती थी उन्होंने भी जो माइक्रोन के हिसाब से कि लेस देन 20 माइक्रोन, लेस देन 50 माइक्रोन, ये इन सब की जो वो पॉली बैग्स हैं वो सेल करने लग गए, उसका प्रोडक्शन करने लग गए। सो वो हो गए कोइंसिडेंट इंडिकेटर। जब उन्हें लगा कि हाँ ऐसा होने वाला है तो वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो गए थे। सो ये हो आपकी बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच। इसका यूज़ करके भी आप इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एनालिसिस में करने में आप हेल्प ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका आज का इकोनॉमी एनालिसिस। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कंपनी एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।